अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इफ़रा और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी बाय एलिस वॉकर। और आपको इस वीडियो में रिटन फॉर्म में बहुत ही इजी वर्डिंग में फुल समरी मिलेगी। और इस वीडियो में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, फुल समरी के मेजर कैरेक्टर्स, मेजर थीम्स और सिंबल्स को भी डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम नरेशन टेक्निक, स्टोरी की सेटिंग और मॉरल लेसन को भी डिस्कस करेंगे ताकि स्टोरी को थॉरोली कवर किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम जो स्टोरी की राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमारी जो राइटर है एलिस वॉकर, ये पैदा हुई थी 1944 में और ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनका जो नावल है द कलर पर्पल, जो कि इन्होंने 1982 में लिखा, इस नावल की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इस नावल की वजह से इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला और इन्हें एक नेशनल बुक अवार्ड भी 1983 में मिला। और अगर बात की जाए इनके बचपन की, तो इनके बचपन के अंदर इनकी एक आंख पर इनके भाई से गलती से गोली लग गई थी। तो ये काफ़ी पुअर थे, मींस के फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, जिसकी वजह से इनको टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से इनकी एक आंख ज़ाया हो गई, यानी ब्लाइंड हो गई। और अगर हम बात करें इनकी राइटिंग की, तो इन्होंने जिन थीम्स पर काम किया वो हैं एक्टिविज्म, फेमिनिज्म, नेचर, रिलेशनशिप्स, रेस रिलेशंस एंड हेरिटेज। राइटर का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी जॉनरा में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका राइटिंग स्टाइल प्रोज होता है और इसके वर्ड्स की रेंज 1000 से 20,000 वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है। और इस स्टोरी में थर्ड पर्सन नरेशन यूज की गई है और इस स्टोरी की जो टोन है वो सैड है। और इस स्टोरी में जो प्लेस डिस्कस की गई है डेट इज एफ्रो अमेरिकन एरिया। अब हम इस स्टोरी की सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टोरी बनी किस जगह पर है। ये फुल स्टोरी परफॉर्म होती है एक पुअर एरिया में, मींस कि जो हमारी स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट हैं रानी टूमर, वो एक शैबी हट में रहती हैं और इसको जो हट है वो वाक़या है एक पेस्चर में, मींस कि ये एक चरागाह में रहती हैं। रानी टूमर और इसका बेटा उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर जानवर वगैरह रखे जाते हैं। ये उस जगह पर एक हट में रहते हैं। अब हम इस स्टोरी के मॉरल लेसन को डिस्कस कर लेते हैं। मींस कि स्टोरी में हमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। हमें स्टोरी में एक मदर यानी रानी टूमर का लव दिखाया गया है कि उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और वसाइल की कमी के बावजूद भी उसका जो प्यार है उसके बेटे स्नोक्स के लिए वो कभी भी कम नहीं होता। अब हम इस स्टोरी के सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिंबल है हॉर्स टी। ये इस स्टोरी में सिंबलाइज करता है ट्रेडिशन को। उसके बाद है पेस्चर, ये सिंबलाइज करता है कंट्री साइड एंड लैंड को। उसके बाद है ग्रे मेयर, ये सिंबल ऑफ डेथ है। उसके बाद है सर्कुलर्स, ये स्टोरी में सिंबलाइज करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को। उसके बाद हम इस स्टोरी में जो थीम्स डिस्कस किए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। वो हैं बाइनरी ऑफ वाइट एंड ब्लैक, कल्चर वर्सेस नेचर, मैटरनल लव एंड सेक्रीफाइस, इल्यूजन वर्सेस ट्रूथ, यंग वर्सेस ओल्ड एंड एंड ऑफ होप। और समरी स्टार्ट करने से पहले हम समरी के मेजर कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समरी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला मेजर कैरेक्टर है रानी टूमर का। रानी टूमर मेन कैरेक्टर है स्टोरी की और ये स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट हैं। ये ना एक ब्लैक और अनएजुकेटेड वुमेन है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर हैं। ये ना अनमैरिड होती है, लेकिन इसका एक इलेजिटिमेट सन है जिसका नाम है स्नोक्स। ये बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो ये थ्रू आउट दी स्टोरी ना अपने बेटे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती है, लेकिन फिर भी वो इस अपने बेटे को बचा नहीं पाती। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है स्नोक्स का, जो कि रानी टूमर का इलेजिटिमेट सन है और ये ना बहुत ज़्यादा बीमार होता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है वाइट डॉक्टर का, जो कि स्टोरी में कभी भी अपीयर ही नहीं होता। रानी टूमर को बहुत ज़्यादा बिलीव होता है कि शहर से एक वाइट डॉक्टर आएगा जो कि उसके बेटे का इलाज करेगा, लेकिन वो नहीं आता। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है सारा का, जो कि एक ओल्ड वुमेन है और ये मैजिक और होम रेमेडीज़ को जानती है। जब रानी टूमर वाइट डॉक्टर का इंतज़ार करती है तो सारा कहती है कि वाइट डॉक्टर नहीं आएगा, तुम अपने बेटे का इलाज मुझसे करवा लो, लेकिन रानी नहीं मानती। वो जस्ट वाइट डॉक्टर का इंतज़ार करती रहती है और एट द एंड जब वाइट डॉक्टर के आने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती तो तब वो सारा को इजाज़त देती है कि तुम मेरे बेटे का इलाज करो। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर है मेलमैन का। ये एक कैरेक्टर इस स्टोरी में रिप्रेजेंट करता है सारे वाइट पीपल को। ये मेलमैन ना रानी टूमर को एक इश्तिहार देता है और रानी टूमर इसे अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताती है और इसे कहती है कि तुम शहर जाकर किसी वाइट डॉक्टर को भेजना। तो ये ना रानी टूमर को तसल्ली देकर चला जाता है कि ठीक है मैं एक वाइट डॉक्टर को भेजूंगा, लेकिन ये शहर जाकर भूल जाता है।
तो चलिए अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। ये एक इमोशनल स्टोरी है और इस स्टोरी में ना हमें एक मदर की एफर्ट्स दिखाई जाएंगी कि वो कैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है, क्योंकि उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे डबल निमोनिया और कफ है। ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि रानी टूमर एक डॉक्टर का इंतज़ार कर रही होती है कि डॉक्टर आएगा और इसके बेटे का इलाज करेगा, क्योंकि इसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और इसने ना अपने बेटे को बिस्तर में लेटाया हुआ होता है, क्योंकि इसके बेटे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और उसी रूम में ना एक और वुमेन है इनके साथ, जिसका नाम है सारा। सारा को हम कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ चुके हैं कि ये एक ओल्ड वुमेन है जो कि मैजिक और होम रेमेडीज़ को जानती है। जिस तरह हम कह सकते हैं जादू टूने करने वाला इंसान जो जादू वगैरह करके और होम रेमेडीज़ को करके ना तो इलाज वगैरह करता है, तो ये उसी किस्म के जादू को जानती है और ये रानी को कहती है कि तुम अपने बेटे का इलाज मुझसे करवा लो। सारा ना रानी टूमर को बार बार इंसिस्ट करती है कि तुम डॉक्टर का इंतज़ार ना करो, क्योंकि वो नहीं आएगा, तुम अपने बेटे का इलाज मुझसे करवा लो। लेकिन जो रानी टूमर है वो जादू वगैरह पे यकीन नहीं रखती। वो चाहती है एक ऑथेंटिक डॉक्टर आए शहर से जो कि उसके बेटे का इलाज करे। और सारा रानी टूमर को बस बार बार यही कहती है कि तुम वाइट डॉक्टर का इंतज़ार ना करो, वो इन गरीब इलाकों में नहीं आते और अगर वाइट डॉक्टर आ भी जाए तो तुम उसकी फ़ीस पे नहीं कर सकती। तो फिर सारा रानी टूमर को कहती है कि तुम जो वाइट मेलमैन की बात पर यकीन करके बैठी हो कि वो एक वाइट डॉक्टर को भेजेगा, वो कभी भी नहीं भेजेगा। लेकिन जो रानी टूमर है वो वाइट पीपल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वो ना सारा की बातों पर ध्यान नहीं देती, वो जस्ट डॉक्टर का इंतज़ार करती रहती है। तो फिर रानी ना उस बात को याद करना शुरू कर देती है जो उसकी बात वाइट मेलमैन से हुई थी। गांव में एक वाइट मेलमैन आता है, वो ना बड़ी बड़ी कंपनियों के इश्तिहारात तकसीम करने आता है। तो वो ना एक इश्तिहार रानी टूमर को भी देता है। रानी टूमर ने इश्तिहार देकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि इस इश्तिहार पर जो मशीनों की तस्वीर बनी हुई हैं वो इनमें से किसी भी मशीन को खरीद नहीं सकती, तो फिर इसके नाम के इश्तिहार क्यों भेजे जाते हैं। तो फिर मेलमैन जो है ना वो रानी टूमर को बताता है कि ये इश्तिहार हम सब लोगों में बराबर तकसीम करते हैं, कोई इन्हें खरीद सकता हो या ना हो, हम ये इश्तिहार सब लोगों को बराबर देते हैं। रानी टूमर ना मेलमैन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो मेलमैन को एक सच्चा इंसान समझती है। तो फिर रानी ना उससे इम्प्रेस होती है और उसे ना अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताती है और उसे कहती है कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और उसे ना मेलमैन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम शहर जाकर ना किसी वाइट डॉक्टर को भेजना कि वो मेरे बेटे का आकर इलाज करे। तो रानी जब ये सब बातें मेलमैन से कर रही होती है तो मेलमैन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। तो वो ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है रानी से, क्योंकि उसके बालों से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और उसकी बॉडी से ना पानी टपक रहा होता है और जो पानी उसकी बॉडी से गिर रहा होता है वो ना मेलमैन की गाड़ी को ना गंदा कर रहा होता है। तो मेलमैन ना अपनी जान छुड़वाने के लिए रानी से वादा कर लेता है कि वो जल्द ही एक वाइट डॉक्टर को भेजेगा ताकि इसके बेटे का इलाज हो सके। लेकिन वो वापस जाते ही अपना वादा भूल जाता है, यानी वो वाइट डॉक्टर को भेजना भूल जाता है। लेकिन रानी के बेटे की जिंदगी खतरे में है तो वो ना एक उम्मीद लगा के बैठ जाती है कि वाइट मेलमैन एक वाइट डॉक्टर को लेके आएगा जो कि इसके बेटे का इलाज करेगा। इसी तरह ना काफी टाइम गुजर जाता है। रानी दरवाजे के पास बैठकर वाइट डॉक्टर का इंतजार करती रहती है कि वो कब आएगा और उसके बेटे का इलाज करेगा। तो फिर सारा रानी को समझाने की कोशिश करती है कि वाइट डॉक्टर कभी नहीं आएगा और उसके बेटे की जिंदगी खतरे में है। वो चाहती है कि रानी इसको इजाज़त दे तो वो स्नोक्स का इलाज एक देसी टोटके से करे, लेकिन रानी नहीं मानती। और जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और डॉक्टर के आने की कोई उम्मीद नहीं रहती तो वो मायूसी के साथ सारा को इलाज की इजाज़त देती है कि किसी तरह उसके बेटे की जान बच जाए। सारा ना रानी के बेटे का इलाज करना शुरू करती है और वो रानी को कहती है कि वो एक रेमेडी है जो स्नोक्स पर अप्लाई करेगी ताकि उसके बेटे की जान बच सके। तो वो रानी से कहती है कि इस रेमेडी को अप्लाई करने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टमक की ज़रूरत है, लेकिन जो स्नोक्स का स्टमक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सारा रानी से कहती है कि मुझे ना स्नोक्स का स्टमक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी की ज़रूरत है। और इस स्टोरी में ना स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी हॉर्स के यूरिन को कहा गया है। तो रानी ना सारा की ये बात सुनते ही फ़ौरन खेत की तरफ निकल जाती है और उस वक़्त ना बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो वो ना उस बारिश में ही खेत की तरफ निकल जाती है और वहाँ जाकर ना वो मेयर को तलाश करने लग जाती है, मीन्स के घोड़ी को ना ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उसका यूरिन चाहिए रानी को अपने बेटे की जान बचाने के लिए।
तो आखिरकार रानी को एक घोड़ी मिल जाती है। तो वो बारिश में ही 1 घंटा इंतजार करती है कि कब ये यूरन करना स्टार्ट करेगी, और तब बिजली भी बहुत ज्यादा चमक रही होती है, तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तो आखिरकार घोड़ी यूरन करना स्टार्ट करती है, लेकिन रानी कोई बर्तन साथ नहीं लाई जिसके अंदर वो यूरन को जमा करेगी। तो फिर रानी ना फौरन से अपना जूता उतार लेती है और वो अपने जूते के अंदर ना यूरन को जमा करती है, लेकिन फौरन से ना बिजली गरजना शुरू हो जाती है और वो घोड़ी जो है ना वो डर कर भागना शुरू कर देती है। तो रानी ना घोड़ी का पीछा करना शुरू करती है। वो ना भागते हुए ना अपने जूते को मैनेज करने की कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी को इकट्ठा कर सके, लेकिन उधर दूसरी तरफ घर में जो सारा है वो ये महसूस करती है कि स्नोक्स की सांस नहीं चल रही। तो फिर हमें रानी को दिखाया जाता है कि घोड़ी जो है ना वो यूरन करना बंद करती है। तो वो ना रानी को एक जोर से अपनी टांग मारती है, तो रानी दूर जाकर जमीन पर गिरती है। तो जब रानी गिरती है तो उसे अपनी कोई फिक्र नहीं होती, उसे बस यही है कि जो उसने स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी को इकट्ठा किया हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा सेव हो सके ताकि उसके बच्चे की जान बच जाए। लेकिन उसमें ना बारिश का पानी भी मिक्स हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो रानी का जूता होता है ना जिसमें उसने स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी को इकट्ठा किया होता है वो भी लीक हो जाता है। तो फिर रानी को इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। तो जहाँ से जो जूता है ना रानी का वो लीक हुआ होता है, तो उसको ना वो अपने दांतों में जोर से दबा के रख लेती है कि जो भी यूरन नीचे गिरे तो वो मेरे मुंह में ही गिरे, यानी मेरे मुंह में ही सेव होता रहे, कोई भी जाया ना हो, क्योंकि ये मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर ना वो उसे लेकर घर आती है। तो वो आकर देखती है कि उसके बेटे स्नोक्स की डेथ हो चुकी है ना। ये एक इमोशनल स्टोरी। बेसिकली हमें स्टोरी में एक मदर का लव दिखाया गया है कि उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और वसाइल की कमी के बावजूद भी उसका जो प्यार है उसके बेटे स्नोक्स के लिए वो कभी भी कम नहीं होता। और थ्रू आउट दी स्टोरी ना अपने बेटे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती है, लेकिन फिर भी वो इस अपने बेटे को बचा नहीं पाती। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।